35A के चलते जम्मू कश्मीर में संविधान लागू नहीं होता था भारत का, सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होती थी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट करप्शन कुछ नहीं लागू होता था। और हजारों ऐसे एक्ट और कानून इस दरमियान में बने जो एंटी हिंदू थे शुद्ध रूप से। तो आपने कहा कि आर्टिकल 35A और 370 हटने का इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट तो दिख रहा है, इसके हटने के बाद का इंपैक्ट दिख रहा है ना। कुछ लोग बेरोजगार हो गए, कुछ लोग मोदी से मिलने आए और ये कहा उन्होंने, पता नहीं, आप लोग थोड़ा सा अखबार में कुछ तस्वीरों को दिमाग में बसाइए। दो लोग बाप बेटे चंडीगढ़ में ईडी के ऑफिस में 8 घंटे तक रहे। ईडी वालों ने पार्टी की थी, उन्हें बुलाया था, और जब वहां से निकले सीधे तो पहली फुर्सत में टाइम मांगा कि देश के वजीर आजम से मुलाकात करनी है। लेकिन वजीर आजम तो यहां से गया, उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने ये कहा आपको जो करना है कर, लेकिन हमें पहले गिरफ्तार कर लीजिएगा। अब वो गिरफ्तार है। तो जो लोग निजाम मुस्तफा लाना चाहते थे, जो भारत की प्रभुसत्ता को चैलेंज कर रहे थे, उनको यह नहीं लगता था कि दिल्ली में सरकार बदल गई है। यह अलग बात है कि पटेल साहब के बनाए इंस्टीट्यूशंस में मैं खड़ा हुआ हूं, उन्हीं की धरती से 2 खिलाड़ी खेलते खेलते चले गए। और ऐसा चेस का खेल खेला है उन्होंने कि इसके बाद जितने भी चेस वर्ल्ड चैंपियन होंगे वो ये जानना चाहते हैं कि ये चेस तीनों कहां खेल रहे थे कि देश को पता ही नहीं था कि आधे घंटे बाद लोगों के नीचे से जमीन निकलने वाली है। जब सब कुछ हो गया तब लोगों को पता चला कि अरे ये क्या हो गया। तो जो लोग कह रहे थे कि हम बारूद पे हाथ रख, हाथ नहीं जल जाएगा, पूरा जिस्म जल जाएगा, अब वो कहां जल रहे हैं पता नहीं चलता। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। झूठ बोल करके तत्कालिक तौर पे आप कुछ प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन सच की एक फितरत होती है, वो कभी ना कभी पूरी ताकत से बाहर निकलता है। इसलिए जो कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो पहले होना चाहिए था। हम जैसे लोग, जनार्दन भाई जैसे लोग, और हमारे साथ में कर्नल RSN सिंह, रॉ के पूर्व डायरेक्टर, बख्शी साहब और तमाम, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, हम सब लोगों ने जब ये घटना घटी तो मैंने उनसे कहा कि हम तो मोदी से किराए का एक कमरा मांग रहे थे जम्मू कश्मीर में, इन्होंने पूरा मकानी नाम कर दिया। और मैं इस बात को मैं कुछ इस तरह से आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि आर्टिकल 35A और 370 ये अगर हट भी जाते, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये हट गए, तो जो 70 साल में व्यवस्था का जो एपरेटस बनाया था आतंकियों ने और जिहादियों ने, जिसमें हर नुक्ता, जेर जबर, अलिफ बे पे ते टे, सब कुछ ऐसा बनाया था कि आपको 100 साल लग जाते, वो डिसमेंटल नहीं होता। लेकिन समझदार आदमी भले ही देखने से बेवकूफ लगता हो, और बेवकूफ लगने से आसानी उसको ये होती है कि लोग उससे ज्यादा उम्मीद नहीं करते। लेकिन मैंने ये माना, मैं कोई बहुत टॉपर नहीं। पिछले जितने भी ऐसे पागल लोगों के बारे में आप पढ़ेंगे, वो या तो बैक बेंचर होते हैं या 3rd डिवीजन। टॉपर साले जितने भी होते हैं वो सब अमेरिका चले, और फिर 3rd क्लास वालों से कहते हैं तुम ही देश संभालो, वो ठीक ठाक संभालते। जो मास्टर स्ट्रोक है इस पूरे एपिसोड का, वो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो यूनियन टेरिटरी घोषित हो गई है, जम्मू कश्मीर में जहां आपको नागरिकता के लिए परमिशन लेनी होती थी जिहादियों से, जहां आपको जमीन लेने की इजाजत नहीं थी, जो जमीन दे रहे थे उनके पास भी अपनी जमीन नहीं रही। पूरे जम्मू कश्मीर की जमीन भारत सरकार के कब्जे में है, इसलिए 5 दिन में वहां झंडा लग गया पहली बार। और जम्मू कश्मीर का दूसरा वज्रपात जो हुआ है, जो शौक है,
जिससे लोग उठ नहीं पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है, हमें नहीं बनना, हमें बनने नहीं, आप किसी को बना दीजिए। सरकार कह नहीं बनना तो तुम में से किसी को बनो, बगैर चुनाव की बनो, 6% पोलिंग पे बन जाओ। उसकी समस्या यह है कि जो मुख्यमंत्री होगा दिल्ली में गृह मंत्रालय चलाएगा, पुलिस कैसी होगी, और गृह मंत्री से परमिशन लेके काम करना होगा। लिहाजा गृह मंत्रालय से डर लगता था, अब तो गृह मंत्री खतरनाक है। उनको लगता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके पास जाएंगे। भाई एक बार शॉल देने आई थी, नहीं पता था कि उसके कमरे में चाणक्य की तस्वीर लगी हुई है, उसी कमरे में सावरकर की तस्वीर लगी हुई है। लोगों ने मजाक समझ लिया, कैलेंडर है, टांग लिया होगा। लिहाजा, और ट्रेजेडी देखिए कि जो शख्स दिल्ली में पिछले 5 साल से हर छोटी छोटी बात पे धरना देता था, हर छोटी छोटी बात पे ये कहता था ये केंद्र काम नहीं करने दे रही है मुझे, ये मोदी मुझे मरवाना चाहते हैं, वो आदमी जब इस पे वोटिंग हो रही थी तो बोला नहीं कुछ भी हो बात, वोट तो मैं मोदी के फेवर में। यानी उसने इस बात का बदला लिया है। उसने वोट इसलिए नहीं दिया है, उसने कहा है कि जो मेरी हालत हुई है वो मैं कश्मीरी नेताओं की भी करना चाहता हूं। लिहाजा उसने वोट दे करके जिसका विरोध कर रहा था 5 साल से, सरकार के साथ कहा कि आपको वोट मैं दूंगा, इन कश्मीरी नेताओं की भी वही हालत करूंगा। आर्टिकल 35 पे 370 लेकिन मेरी जो आपसे अपील है, 5 मिनट और लूंगा जोशी साहब, ये इंस्टीट्यूशन सरदार पटेल साहब ने इसकी नींव रखी, वो अब नहीं है। सरदार पटेल साहब के बारे में बड़ी लोगों की राय अलग है। एक खास वर्ग उनको अपना दुश्मन की तरह देखता है। सरदार पटेल की आखिरी स्पीच जो उन्होंने दी है वो यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। वो धीरे धीरे बोलते थे, मैं जोर से बोल रहा हूं, उस स्पीच का इतना ही फर्क। सरदार पटेल साहब के इस हॉल में इस विषय पे बात करने के लिए मुझे बुलाया आप लोगों ने। सरकार ने सरदार पटेल के चाहने वाले जो कश्मीर में सबसे ज्यादा थे वैली में, उनको ध्यान में रखते हुए ये घोषणा की है कि 31 अक्टूबर को जिस दिन उनका जन्मदिन है, उसी दिन से जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होगा। मेरी जो अपील है युवाओं से, खासतौर से, अगर मेरी बात में आपको कोई तथ्य लगता है, अगर आप इस संकट को समझ रहे हैं कि भारत राष्ट्र खतरे में है, ये मैं कह रहा हूं। आप लोगों ने पड़ोसी मुल्कों के बारे में हिंदी और गुजराती और अंग्रेजी अखबारों से पढ़ा, जमीन की सच्चाई इस देश के बारे में उसको पता ही नहीं है। आपके अपने देश में 500 कश्मीर बन चुके हैं, भारत सरकार का कानून नहीं चलता है, पुलिस वहां जा नहीं सकती है। किसी आदमी में दिल्ली में 65 FIR हैं, 5 FIR में नॉन अवेलेबल वारंट है। पुलिस दिल्ली की हाई कोर्ट में यह एफिडेविट लगाती है कि गिरफ्तार कर लेंगे, तो दंगा हो जाएगा। इस देश की हाई कोर्ट दिल्ली की बोलती नहीं है। 10 साल से सुप्रीम कोर्ट आज हर छोटी छोटी बात पे ऑर्डर करती है, लेकिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया। आप ये मत समझिए कि देश सुरक्षित है, देश को चलाने वाले कोशिश कर रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है। ये सब लीगल चीजें हैं, आप लोग यहां के स्टूडेंट हैं, उसे पढ़िए। अगर उसमें कॉमा फुल स्टॉप भी कोई आपको लगता है तो मैं रात के 2 बजे भी आपकी बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं यहां से कोई चीज अधूरी छोड़ के नहीं जाना चाहता। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, किसी पे लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। उसको चैलेंज नहीं किया किसी ने। एक बहुत बड़े फिल्म एक्टर की पत्नी, फिल्म एक्टर साहब तो अब वो नहीं है,
उनकी श्रीमती ने, मेरी ऐसी ही किसी सभा में वो आई थी, उन्होंने फोटो भी खिंचवाया होगा, मुझे याद भी नहीं किसने। 1 महीने बाद मुझे फोन किया और बात करते करते वो 55 मिनट हो गए। 25 मिनट तक मैं ये समझ नहीं पाया कि कौन है, किस सिलसिले में, क्या कहना चाहती है। ये रात 11 बजे बात करते करते वो महिला रोने लगी। फिर उन्होंने अपनी बैकग्राउंड बताया कि मैं ये हूं, आपसे मिली थी। मैंने कहा कि मेरी विजिट 7-8 दिन बाद बॉम्बे होने वाली है, मैं आपके घर पे आकर मिलूंगी। वो महिला है जिसने PIL डाली थी बॉम्बे हाईकोर्ट, और जिस पे ये ऑर्डर किया गया कि कोई लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, लेकिन लाउड स्पीकर सब जगह से उतर गया। एक विशेष धर्म के लोगों को लाउड स्पीकर उतारने में अपनी शान में गुस्ताखी लगती थी। वो ऑर्डर उस बॉम्बे हाई कोर्ट का लेकर के उस इतने बड़े एक्टर की पत्नी थाने नाम की जगह के थाने में गई और उनसे कहा कि ये आपके बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते। ये 4-4 बजे एक साथ 20-25 अजानें होती हैं, बच्चे उस वक्त कॉल सेंटर से लौट के आते हैं, सो नहीं पाते हैं, नींद जग जाती है क्योंकि वो चलता रहता है। उस थाने के SHO ने उस महिला के पैर पकड़े और कहा कि कोई जाती तकलीफ है आपको तो मैं ठीक, लेकिन बहन जी हम इसको लागू नहीं कर सकते, आग लग जाएगी। इस देश की बात कर रहे हैं। आपके अपने देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कोई ऑर्डर मानता नहीं है तो आप नहीं बोलते कि सेकुलरिज्म खतरे में है, लेकिन इसी देश में साध्वी प्रज्ञा को झूठे मामले में फंसा करके आप कहते हैं 10-10 साल रखेंगे और उन पे चार्जशीट भी नहीं करेंगे, तब भी आप हिंदू आतंकवाद की पूरी। लिहाजा समय की मजबूरियां हैं। 31 अक्टूबर को इस देश में जो भी जहां हो, आप 1000 साल के बाद पहली बार किसी के भारत के एक राजा ने इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहा, अपने वोट बैंक और अपनी सत्ता को दांव पे लगा करके इस भारत की धरती पे जहां IS मुझे नहीं मालूम कितनी लोगों को फुल फॉर्म पता है, मुझे नहीं पता वो जो काला झंडा लगा करके जुमे की नमाज के बाद जम्मू कश्मीर में लोग दिखाया जाता था, उस पे क्या लिखा होता था, किसी को पता है? किसी को पता है? जिनको पता है वो चले गए। नहीं, बात में बार बार कह रहा हूं कि उनका जाना मुझे तकलीफ का बायस है। अरे मेरी बात तो सुनो यार, हम तो 1000 साल से सुन रहे हैं। उसी काले झंडे पे लिखा होता था ला इलाहा इल्लल्लाह, और सर्किल में लिखा होता था अल्लाह, मोहम्मद और रसूल। वो झंडा फहराने वाला आज तक जम्मू कश्मीर में पकड़ा नहीं गया, उसे जेल नहीं हुई। हर जुमे को होता था, ये पूरी दुनिया देखती थी, आप सबने देखा होगा। उस पे गोली चलाने में सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम आती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो भी तिरंगा फहराने गया लाल चौक पे, या तो उसको मार मार के अधमरा कर दिया गया और झंडा कभी फहराने नहीं दिया। आपके शहर का एक आदमी झोला लेके 1992 में चला गया था। शक्ल और अकल से वो अंग्रेज नहीं लगता था, लोगों ने कहा पागल टाइप का, कोई आ गया झोला लेके। लेकिन जो झोले में घूम के सत्तू के साथ जीते हैं, उनका कन्विक्शन बड़ा स्ट्रांग। जिस लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए इतनी परमिशन थी, उसने वो परमिशन ही समाप्त। 31 अक्टूबर को अपने घर पे जहां कहीं भी हो, सड़क पे हो, एक 5 मिनट की मेरी अपील है जो मैं सब जगह कर, और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि सरकार क्या चाहती है। सरकार से मेरा दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है। मेरी चिंता है कि बांग्लादेश में 2.5 लाख लोगों की रैली निकल रही है, पाकिस्तान में निकल रही है। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग यह साबित करना चाहता है कि ये मोदी और अमित शाह का पर्सनल एजेंडा नहीं था, देश का एजेंडा था। मैं कह रहा हूं ये देश का एजेंडा था। इसलिए 31 अक्टूबर को जहां कहीं भी खड़े हो, 5 लोगों के ग्रुप में हो, 10 लोगों के ग्रुप में हो, आप इस घटना को एक ऐतिहासिक घटना मानिए कि आजाद भारत में 1000 साल के बाद किसी एक राजा ने उस इस्लामिक आतंकवाद को कुचलने की हिम्मत की है। उसके प्रति आपको थैंकफुल होना चाहिए। आप उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, हुकूमत को थैंक्स देने के लिए 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन से ज्यादा जम्मू कश्मीर में पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होगा, उसके लिए सड़क पे निकलिएगा। सिर्फ इतनी ही मेरी अपील है। और मुझे खुशी है कि मुझे
मुझे ये पता चल गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं यहां के तमाम असातिज़ा इकराम का, पूजा जी का, शेफाली जी का, जोशी जी का, कुलदीप साहब का, कि अगर आप मुझे यहां ना बुलाते तो मैं शायद अभी भी यही समझता कि लूडो खेलने वालों ने शतरंज कहां से शुरू किया था।